गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऊर्जा के स्रोत। इसमें ऐसे स्रोत है जो आजकल ख़त्म होते जा रहा है और हमारी जो ज़रूरत है बढ़ती जा रही है। ऊर्जा के स्रोत ढूंढने पड़ रहे हैं जो ख़त्म न हो, जिससे प्रदूषण कम से कम हो। ऐसे स्रोत कहलाते हैं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत या गैर परंपरागत स्रोत। ऐसे स्रोत में आते हैं सौर ऊर्जा, समुद्रों से ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन्हीं वैकल्पिक स्रोत के बारे में अध्ययन। ऐसी युक्तियाँ या उपकरण जो सौर ऊर्जा का संग्रहण कर सके, ऐसी उपकरणों को सौर तापन युक्तियाँ कहते हैं। इसी का एक उदाहरण है सोलर कुकर। सोलर कुकर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सूर्य का विकिरित ऊष्मा का उपयोग करके खाना बनाया जाता है। यह एक रोधी धातु या लकड़ी के बक्से का बना होता है जो भीतर से पूरे तरीके से काले रंग का होता है। पकाए जाने वाले भोजन को धातु के पात्रों में रखते हैं जो बाहर से काले रंग के होते हैं। धातु के पात्रों को सौर कुकर के बक्से के अंदर रखते हैं और कांच शीट से ढक देते हैं। जब सूर्य की किरणें बक्से में प्रवेश कर जाती तो कांच का ढक्कन उन्हें वापस बाहर जाने नहीं देती। इस तरह से सूर्य की अधिक से अधिक किरण बक्से में रोक ली जाती है, जिसके कारण सौर कुकर के बक्से का तापमान 2 से 3 घंटे में ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ जाता है। यह ऊष्मा काले पात्रों में रखी भोजन सामग्री जैसे चावल, दाल और सब्जियों को पकाने के लिए बहुत अच्छा होती है। सोलर कुकर के लाभ निम्नलिखित है। प्रदूषण रहित होता है, मुफ्त का ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, भोजन स्वादिष्ट बनता है, जलने का खतरा नहीं रहता। इसके हानियाँ भी कुछ है कि इसके लिए सूर्य की उचित प्रकाश होना ज़रूरी होता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तत्काल रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी सोलर सेल से 0.5 से 1 वोल्ट तक विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत सारे सोलर सेलों को जोड़कर संयोजित करके सोलर पैनल बनाया जाता है, जिसका व्यावहारिक मात्रा में पर्याप्त विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है, परंतु इसको बनाने के लिए विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता बहुत सीमित है। इसके उपयोग उपग्रहों में, मानव निर्मित उपग्रहों में, अंतरिक्ष अन्वेषण में, जैसे मार्स, मंगल ग्रह अन्वेषण वगैरह में जाते हैं तो इसमें किया जाता है। रेडियो में, जहां बेतार संचार तंत्र, जहां पर बस्तर जैसे इलाकों में टीवी रिले केंद्रों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नलों में कर सकते हैं। बहुत सारे खिलौनों में सौर सेल लगे रहते हैं। छतों वगैरह में लगाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। सोलर सेल के लाभ ये हैं कि ये कभी न समाप्त होने वाली है। 25% इसकी दक्षता होती है। वहीं इसके कुछ हानि भी है, जैसे कि ये बादलों में या रात के समय चार्ज नहीं होते हैं। प्लस इसको बनाने की लागत भी अत्यधिक होती है। वहीं समुद्रों से ऊर्जा प्राप्त करने के 3 माध्यम हैं: ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापी ऊर्जा। इन तीनों माध्यमों के द्वारा समुद्रों से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पहला है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा में जो ज्वार भाटे रहते हैं उनके द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण कर लेते हैं और उस बांध के द्वार पर टरबाइन जो है ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वहीं तरंग ऊर्जा में समुद्र के निकट के विशाल तरंगों की जो गतिज ऊर्जा है उसको विद्युत उत्पन्न करने के लिए एकत्रित किया जाता है और इन तरंग ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है महासागरीय तापीय ऊर्जा। महासागर के जो पृष्ठ का जल है सूर्य के गर्मी के कारण गर्म हो जाता है। वहीं
अंदर गहराई वाला जल ठंडा रहता है। बाहरी जल गर्म और अंदर का जल ठंडा, इन तापों के अंतर का उपयोग विद्युत संयंत्र में उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसे ही महासागरीय तापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में परिवर्तनों के कारण उनकी गहराइयों में कुछ चट्टानें पिघल जाती है और इन पिघली चट्टानों के बीच में जब भूमिगत जल जाता है तो गर्म होकर भाप निकलने लगता है। इन स्थानों पर पाइप डालकर भाप को बाहर निकाला जाता है। उच्च दाब पर निकली यह भाप टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत उत्पन्न करते हैं। इसकी उत्पादन की लागत अधिक नहीं है, परंतु ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहाँ पर हम व्यापारिक दृष्टि से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का दोहन करना संभव नहीं हो पाता है। वहीं भूतापीय जो गैसें होते हैं, ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ते हैं, जो प्रदूषण के कारण भी बन जाते हैं। के बारे में पढ़ा हुआ है। तत्व जो परमाणुओं से मिलकर बने रहते हैं और परमाणु के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको मालूम है और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है नाभिक के अंदर मौजूद रहते हैं। तो नाभिक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत रहता है और इसी ऊर्जा को स्रोत को वैज्ञानिकों ने ढूंढा और उन्हें कहा नाभिकीय ऊर्जा। ये जो नाभिकीय ऊर्जा है इसके बारे में हम प्रत्येक परमाणु में नाभिक स्थित रहते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये जो नाभिक है असीमित ऊर्जा के भंडार होते हैं और जिसे ही नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। इस नाभिकीय ऊर्जा को दो अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम के नाभिक को कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिक में तोड़ा जा सकता है। ऐसी अभिक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इन मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक लगभग 2 बराबर खंडों में टूट जाता है। इसके साथ अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और 3 न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं। अनुकूल परिस्थिति में ये न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिकों को अभिखंडन करते हैं। इस प्रकार से एक श्रृंखला अभिक्रिया बन जाती है। ये श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में जो 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं ये फिर से पुनः 3 यूरेनियम परमाणु का विखंडन करते हैं और पुनः प्रत्येक यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे। ये अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है और बहुत अधिक विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे विस्फोट का रूप ले लेता है। इस अभिक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। वहीं अगर नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन या अन्य उपयोगी कार्य में करना है तो नियत मात्रा में हमको न्यूट्रॉन चाहिए रहेगा। इस जो 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे उनमें से 1 न्यूट्रॉन को बस आगे विखंडन के लिए भेजा जाता है, बाकी 2 न्यूट्रॉन को जो है नियंत्रित किया जाता है। इस अभिक्रिया को नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इससे जो अभिक्रिया है वो धीमी गति से होगी और ये काम नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है और ऊर्जा जो उत्पन्न होगी उसे हम विद्युत उत्पादन में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है नाभिकीय संलयन। इसमें 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है। सामान्यतः हाइड्रोजन के समस्थानिक आपस में मिलकर हीलियम उत्पन्न करते हैं, जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिलकर हीलियम बना रहे हैं
और इसमें जो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है लगभग 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सूर्य और अन्य तारों का ऊर्जा का स्रोत यही अभिक्रिया है। सूर्य और तारों के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है जिसके कारण उनकी उच्च ऊर्जा होती है। नाभिकीय संलयन ऊर्जा होने के लिए या प्रक्रिया होने के लिए उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा के लाभ। यूरेनियम की छोटी सी मात्रा से अत्यधिक ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हानियाँ भी है। इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो हानिकारक हैं। वहीं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नवीनीकरण ऊर्जा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु क्रेडा संस्था का निर्माण किए हैं। इसका फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदी में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण। इस संस्था का उद्देश्य है ऊर्जा का संरक्षण करना, गैर परंपरागत सोच जैसे सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनके लिए प्रेरित करना। आप कभी ऊर्जा पार्क गए होंगे या सुने होंगे। ये जो ऊर्जा पार्क है पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से निर्मित है। तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी अक्षय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने हेतु ऐसे संस्था का निर्माण की है। थैंक यू।